Hello students, let us start with the one short revision of Biology Chapter 1 Life Processes. So what exactly life processes means? The basic functions performed by living organisms to maintain their life is called as life processes. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एवरीडे रूटीन में जो मेंटेन करने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस का हम यूज़ करते हैं या ज़रूरी है उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो ये लाइफ प्रोसेसेस मेंटेन करने के लिए या लाइफ को मेंटेन करने के लिए किसका ज़रूरत होता है? तो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, और ये एनर्जी ऑब्वियसली हमें ऑब्टेन होता है फ्रॉम फूड। बट हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उनका लाइफ प्रोसेसेस या फूड गेन करने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें तो उनकी लाइफ प्रोसेसेस जो है या उनमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो थ्रू बॉडी सरफेस होता है, मतलब थ्रू सरफेस। क्योंकि फॉर एग्जांपल ये है अमीबा, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इनका जो सरफेस है वहाँ से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इजीली हो सकता है और ये पूरा बॉडी जो है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, तो इट इज़ ईजी। बट इफ़ यू टॉक अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो सारे सेल्स जो है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं होते, तो उसके लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स बनाए गए हैं जो वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करते हैं। और कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। हमें ये चारों ही लाइफ प्रोसेसेस इस चैप्टर में पढ़नी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन से। So what is nutrition? It is a process of obtaining and utilization of food. खाना खाने की प्रक्रिया और उस खाने को यूटिलाइज, कंज्यूम करने की प्रक्रिया को कहते हैं न्यूट्रिशन। हमें फूड में से बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स एंड सो ऑन। बट ये न्यूट्रिशन गेन करने का तरीका जो है वो दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो ये जो है ये बाहर रॉ मटेरियल का यूज़ करके एक कंज्यूम्ड फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉर्म में खाने को बनाता है और उसको बॉडी के अंदर स्टोर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग खुद से अपना खाना बना सकते हैं। कैसे? बाहर जो रॉ मटेरियल है उसका यूज़ करके ये लोग खाना बनाएंगे और उसी खाने को स्टोर भी कर पाएंगे और उसमें से एनर्जी भी ऑब्टेन कर पाएंगे। तो ये जनरली कौन कर सकता है? एग्जाम्पल्स में है ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। तो इन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स, कि जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो ये अपना खाना जो खुद बना रहे हैं वो कौन सी प्रोसीजर से बना रहे हैं? वो प्रोसीजर को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। So it is a process of preparing organic food by combining 4 materials या 4 substances, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, water H2O in presence of sunlight as they have chlorophyll pigment। अब ये chlorophyll pigment क्या होता है? ये वही सेम पिगमेंट है जो प्लांट को ग्रीन कलर भी देता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है, उसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट जो प्लांट को ग्रीन कलर भी देता है और साथ साथ में फोटोसिंथेसिस कराने में भी हेल्प करता है। तो टोटल हो गए 4 मटेरियल या 4 सब्सटेंसेस जो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस कराने में, मतलब खाना बनाने में। और वो 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट। सो 1, 2, 3 and 4. These are the 4 pigments which are 4 factors which are required. अब खाना बन रहा है, केमिकल प्रोसेस भी हो रही है, तो एक इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का, 6CO2 plus 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll, हमें मिलता है खाना जिसे हम कहते हैं शुगर बेसिकली, और उसका फॉर्मूला है C6H12O6 प्लस थोड़े अमाउंट में वाटर रिलीज होता है
और साथ में ऑक्सीजन। तो प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और सामने देते हैं ऑक्सीजन। अब ये चार में से अगर एक कंपाउंड भी नहीं है या एक सब्सटेंस भी नहीं है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता है। ये चारों ही फैक्टर जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। चार में से एक फैक्टर नहीं है तो फोटोसिंथेसिस विल नॉट अकर। So all the four factors are equally important and equally necessary for process of photosynthesis. अब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एक्चुअल में ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से खाना बन पाता है? तो वो तीन मैकेनिज्म होते हैं जिससे खाना बनता है एट द एंड। तो ये तीन मैकेनिज्म हमें याद करने हैं। सबसे पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट का काम ये है कि वो सनलाइट में से लाइट को कैप्चर करके अपने पास रखता है और ये लाइट जो कैप्चर हुई है इसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में और उसके साथ साथ में वाटर जो है वो स्प्लिट हो रहा है। अगर वाटर स्प्लिट हो रहा है इसका मतलब है दो में स्प्लिट होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। एंड लास्ट रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब आपका ये खाना बन गया, ऑक्सीजन निकल गया और जो बचा हुआ वाटर था वो भी आ गया। तो ये इक्वेशन में जो प्रोडक्ट थे वो सारे के सारे हमें मिल गए एट द एंड ऑफ ऑल द थ्री मैकेनिज्म। सो दिस इज हाउ फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। आपको पता है कि क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट्स सबसे ज़्यादा प्लांट में कहाँ पे होते हैं? तो वो सबसे ज़्यादा होते हैं लीफ के अंदर। तो मतलब क्या हुआ कि लीफ के अंदर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, इसीलिए लीफ को क्या कहा जाता है? किचन ऑफ द प्लांट। यस, तो ये लीफ का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे अरेंजमेंट है सेल्स का और कैसे अरेंजमेंट है क्लोरोप्लास्ट का, जिसके अंदर पाए जाते हैं हमारे मैजिकल पिगमेंट्स, क्लोरोफिल पिगमेंट्स, जिसकी मदद से हम फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो ये एक लीफ है, उसमें मैंने एक छोटा से पार्ट को सर्कल किया है और इसको हम जूम करके देख रहे हैं कि वो कैसा दिखता है। तो वो ऐसा दिख रहा है, यस, जिसमें ऊपर है अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस जो है वो एक सब्सटेंस सिक्रीट करता है और उसके ऊपर एक पूरा कोट हो जाता है जिसे हम कहते हैं वैक्सी क्यूटिकल। नेक्स्ट, ये सारे जो सेल्स हैं इसे कहते हैं मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स आर जनरली दो सेल्स जिसके अंदर बहुत सारा क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और एयर स्पेस है जो CO2 को अपने पास ट्रैप करके रख सकता है। और ये गार्ड सेल्स हैं एंड गार्ड सेल्स के बीच में होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा इज अ पोर और पोर जब ओपन होता है तब क्या होगा? एक गैस जो है वो अंदर जा पाएगा और दूसरा गैस जो है वो बाहर आ पाएगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा पाएगा और O2 जो है वो बाहर आ पाएगा। लेकिन ये स्टोमेटा का कंट्रोल कि स्टोमेटा कब ओपन होना चाहिए, कब क्लोज होना चाहिए, वो किसके हाथ में है? गार्ड सेल्स के पास में है। गार्ड सेल्स जो है वो कंट्रोल करते हैं स्टोमेटल पोर को। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा कि ये चार फैक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चार फैक्टर जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो हम प्रूव कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट से कि ये चार चैप्टर जो है वो ज़रूरी है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो वो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंट से कैसे हम प्रूव करेंगे। तो पहला जो है वो है हमने एक पॉटेड प्लांट ले लिया और उसको हमें क्या करना है? डी-स्टार्च। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी-स्टार्च? प्लांट्स जो है उसने खाना बना लिया था, कार्बोहाइड्रेट। अब बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारा ग्लूकोज बच गया है तो उसको इकट्ठा करके एक मॉलिक्यूल में स्टोर किया जाता है जिसका नाम है स्टार्च। तो प्लांट्स अपना खाना स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ये जो प्लांट है इसके अंदर बहुत सारा स्टार्च जो है वो है। क्यों? क्योंकि उसने फोटोसिंथेसिस किया था। लेकिन हमें क्या करना है?
डिस्टार्चिंग, एग्जैक्टली ऑपोजिट। इसको हम डार्क रूम में रखेंगे प्लांट को डिस्टार्चिंग के लिए फॉर 7 to 8 hours. Sorry, not for 7 to 8 hours. We will keep them for 2 to 3 days. 2 to 3 days के लिए हम प्लांट को डार्क रूम में रखेंगे। तो क्या होगा, डार्क रूम है, सनलाइट नहीं आएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो जितना भी स्टार्च स्टोर किया गया है उसका प्लांट यूज करेंगे सर्वाइवल के लिए। तो आफ्टर 3 days पूरा प्लांट का स्टार्च यूज हो गया है, इसे ही कहते हैं डिस्टार्चिंग। अब प्लांट में हमने डिस्टार्चिंग करके उसको 6 to 7 hours के लिए सनलाइट में रखा, लेकिन सनलाइट में रखने से पहले हमने एक लीफ जो है उसको इस तरह से ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। और ये जो ब्लैक पेपर से हमने कवर किया है वो क्यों किया है वो हम आगे पढ़ेंगे। कवर करके इसको हमने 6 to 7 hours के लिए रख दिया सनलाइट में। अब 6 to 7 hours में रखा है तो ऑब्वियसली प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा। हमने वाटर भी दिया है, बाहर एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल है और क्लोरोफिल पिगमेंट तो उसके पास है ही, और अब तो सनलाइट भी आ गया, तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा। और फोटोसिंथेसिस करके आफ्टर 6 to 7 hours हम ये वाला लीफ जो हमने कवर किया था ब्लैक पेपर से उसको हम तोड़ेंगे और उसको बॉइलिंग वाटर में रखेंगे। जैसे ही लीफ को बॉइलिंग वाटर में रखोगे क्या हो जाएगा, सारे के सारे सेल्स जो है वो डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। और उसके बाद में हमें रखना है बॉइलिंग अल्कोहल में। जैसे ही बॉइलिंग अल्कोहल में हम रखेंगे सारा क्लोरोप्लास्ट निकल जाएगा। ये बॉइलिंग अल्कोहल में रखने की वजह से सारा क्लोरोप्लास्ट जो है वो लीफ में से निकल जाएगा और लीफ ऑलमोस्ट कलरलेस हो जाएगा। और इस लीफ के ऊपर हमें आयोडीन के ड्रॉप्स डालने हैं। आयोडीन जो है वो स्टार्च के साथ में रिएक्ट करता है और ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो जब हमने आयोडीन डाला इस लीफ के ऊपर तो हमने क्या देखा कि सिर्फ आधे लीफ में ही ब्लू ब्लैक कलर है, बाकी आधे में तो कोई कलर चेंज हमने ऑब्जर्व नहीं किया। इसका मतलब ये होता है कि ये जो लीफ है जो हमने कवर करके रखा था उसने फोटोसिंथेसिस नहीं किया, सिर्फ अनकवर्ड पार्ट ने ही किया क्योंकि उसके ऊपर ही सनलाइट आ रहा था। तो इसका क्या मतलब हुआ, कंक्लूजन क्या है कि अनकवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ विल टर्न इनटू ब्लू ब्लैक विच शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। मतलब जो सनलाइट को एक्सपोज कर रहा था जो पार्ट, वहीं पे स्टार्च बना, वहीं पे फोटोसिंथेसिस हुआ, वहीं पे कलर चेंज हुआ। जो कवर्ड पार्ट था उसको सनलाइट नहीं मिला तो उसने फोटोसिंथेसिस भी नहीं किया। तो इससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस प्लांट्स नहीं कर सकते। चलिए अब आगे हम दूसरा फैक्टर लेते हैं और ये बताते हैं कि ये फैक्टर भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और वो फैक्टर अब हम पढ़ेंगे वो है क्लोरोफिल। वी विल डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, सेम डिस्टार्चिंग तो करना ही है प्लांट का, लेकिन इस बार हमने प्लांट चूज करने में थोड़ा सा स्मार्टनेस किया है। क्या किया है, कौन सा प्लांट लिया है, वेरीगेटेड लीफ प्लांट। वेरीगेटेड का मतलब ये होता है कि ऐसे प्लांट जो लीफ में, पूरे लीफ में क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया गया है और उसमें कुछ वाइट या येलो कलर भी लीफ में हमें दिख रहा है। उसका एक एग्जाम्पल है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट जो है उसका लीफ कुछ ऐसा होता है कि इसमें कुछ पोर्शन ग्रीन है और कुछ पोर्शन वाइट है। अब हमने सेम जो हमने ऊपर ये वाले एक्सपेरिमेंट में किया था कि पहले हमने डिस्टार्चिंग किया फिर उसको सनलाइट में रखा, वही सेम प्रोसीजर हमें करना है फॉर द सेकेंड एक्सपेरिमेंट एज वेल। प्लांट को हमने पहले डिस्टार्च कर दिया, डिस्टार्च करके उसको सनलाइट में रखा और उसने फोटोसिंथेसिस किया, और उसके बाद में हमने एक लीफ को प्लक किया। सेम लीफ, सेम प्रोसीजर, पहले बॉइलिंग वाटर में हमने रखा,
फिर उसको हमने अल्कोहल में डिप किया और अल्कोहल में डिप करने के बाद में जब उसका पूरा क्लोरोप्लास्ट निकल गया, उसके बाद में हमने सेम आयोडीन सोल्यूशन का यूज़ किया और लीफ के ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाला। तो हमने क्या देखा कि जहाँ जहाँ पे ग्रीन पार्ट था उन पार्ट्स पे ही आयोडीन ने कलर चेंज शो किया। इसका मतलब है वो ग्रीन प्लांट में क्लोरोप्लास्ट था, उसी ने सिर्फ फोटोसिंथेसिस किया और उतना पार्ट ही ब्लू ब्लैक हुआ। मतलब वहीं पे स्टार्च बना, बाकी पार्ट पे स्टार्च नहीं बना क्योंकि उनके पास में क्लोरोफिल नहीं था। तो हमें हमारा कंक्लूजन मिल गया और वो कंक्लूजन क्या था? दैट ओनली क्लोरोफिल कंटेनिंग एरिया ऑफ द लीफ प्रोड्यूसेस स्टार्च and also color change was observed only on that area. Next, we will understand that to demonstrate that carbon dioxide is also equally important. This is the third factor. और ये कैसे ज़रूरी है? सेम हमने 2 पॉटेड प्लांट्स लिए, उसके ऊपर बेल जार रख दिया। दिस आर बेल जार। और एक में हमने नाम दे दिया ए और दूसरे का नाम दे दिया बी। जो ए सेटअप है उसमें हमने एक प्लेट में साइड में रख दिया KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जो बी सेटअप है उसमें हमने कोई केमिकल नहीं रखा। सेम प्लांट को हमने डिस्चार्ज करके फिर उसको सनलाइट में रखा। तो हमें क्या देखने को मिला? तो हमें ये देखने को मिला था कि जो सेटअप बी था इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ था, हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला था, लेकिन ए में नहीं हुआ, नेगेटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि KOH जो है ये केमिकल का ऐसा प्रॉपर्टी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर ये बेल जार का जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था वो KOH ने एब्जॉर्ब कर दिया तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया। लेकिन सेटअप बी में तो ऐसा कोई कंपाउंड नहीं था, तो सेटअप बी ने अच्छे से फोटोसिंथेसिस किया और सेटअप बी में जो हमने लीफ लेके आयोडीन सोल्यूशन से कलर चेंज देखा वो हमें देखने को मिला। सो बी वॉज एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एज उसके पास में कार्बन डाइऑक्साइड था, लेकिन ए के पास में नहीं था, सो नो फोटोसिंथेसिस। एंड लास्ट, as you know that water is another factor and the important factor, और वाटर जो है वो जनरली हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है रूट्स में से। प्लांट के जो रूट्स है वो ग्राउंड में होते हैं और वहाँ से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके वो लीफ तक पहुँचाते हैं और हेल्पिंग फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या है? तो स्टोमेटा टाइनी पोर्स हैं जो लीफ पे प्रेजेंट है। तो ये कैसे दिखते हैं? कुछ ऐसे दिखते हैं। ये एक ओपन स्टोमेटा पोर है और ये क्लोज स्टोमेटा पोर है। जो आपको येलो कलर के सेल्स दिख रहे हैं किडनी शेप के, वो हैं आपके गार्ड सेल्स। ठीक है, और ये गार्ड सेल्स जो है उसमें न्यूक्लियस होता है और बाकी के जो पिगमेंट्स हैं ये है क्लोरोप्लास्ट। सो गार्ड सेल्स जो है वो डिसाइड करते हैं या रेगुलेट करते हैं कि स्टोमेटल पोर ओपन होना चाहिए या क्लोज होना चाहिए। सो ये कैसे रेगुलेट कर पाते हैं? तो गार्ड सेल के अंदर जब वाटर आता है, मतलब when guard cells are filled up with water molecules, then it will swell and it will open the pore. But when the water is lost from the guard cells will shrink and the pores are closed. So this is how regulation of stomatal pore is carried out by guard cells. एक फंक्शन है गार्ड सेल का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब तक हमने जितना भी पढ़ा वो ऑटोट्रॉफिक था, ऑटोट्रॉफ्स के लिए था जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ये मतलब होता है कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं
और दूसरे प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपना फूड फुलफिल करने के लिए, फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। तो इसमें फर्दर 3 टाइप है, होलोजोइक, सेप्रोट्रॉफिक एंड पैरासाइटिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है और फूड को पूरा एनगल्फ करता है बॉडी के अंदर। सो इट टेक्स या एनगल्फ्स द फूड इनसाइड एंड डाइजेशन इज ऑल्सो हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। इसके एग्जाम्पल है अमीबा और ह्यूमंस एंड सो ऑन। सेप्रोट्रॉफिक का मतलब है दैट ऑर्गेनिजम्स pour the digestive juice outside the body and digestion is happening outside the body। इसका मेजर एक एग्जाम्पल है डिफरेंट काइंड ऑफ फंगाई, जिसमें मशरूम्स हैं, यीस्ट है, ब्रेड मोल्ड्स हैं, एक्सेट्रा। लास्ट इज पैरासाइटिक। इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी और ऑर्गेनिज्म या किसी और प्लांट के ऊपर से अपना न्यूट्रिशन को गेन करता है और उसको मारता नहीं है, बट बदले में कुछ देता भी नहीं है। इसका एग्जाम्पल है लीच, लाइस, टेपवॉर्म्स, और प्लांट में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल है कस्क्यूटा। ओके, नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम बात करते हैं ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है अमीबा। तो अमीबा जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। इसका मतलब है खाने को बॉडी के अंदर एनगल्फ करेगा और डाइजेशन भी बॉडी के अंदर होगा। तो मेजरली 5 स्टेप होते हैं कोई भी प्रकार के न्यूट्रिशन में। फर्स्ट, इंजेशन, मतलब खाने का इंटेक करना बॉडी के अंदर या सेल के अंदर। दूसरा, उस खाने को पचाना, डाइजेशन करना। डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड मटेरियल है, सिंपल फॉर्म है, उसको एब्जॉर्ब करना। फोर्थ, एसिमिलेट करना, इकट्ठा करना। और फिफ्थ इज इजेशन, जो भी अनवांटेड या बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है उसको सेल या बॉडी के बाहर फेंक देना या इजेक्ट आउट कर देना। अब डाइजेशन का एक सिंपल मतलब यही होता है कि कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल, और हमारी बॉडी जो है वो सिर्फ सिंपल फॉर्म में ही चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो हम खाना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं बट बॉडी एब्जॉर्ब करती है सिंपल में, तो हमें कॉम्प्लेक्स से सिंपल में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और उस प्रोसीजर को हम डाइजेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है। ये है अमीबा और ये है उसका छोटा सा फूड पार्टिकल। अमीबा जो है वो फूड पार्टिकल को सेंस करके उसके पास जाएगा विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट और इस तरह से फॉल्स लेग्स जनरेट करेगा, जिसे हम कहते हैं सूडोपोडिया। सूडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब फीट या तो लेग्स, और उस खाने को बॉडी के अंदर एनगल्फ करेगा। जैसे ही वो एनगल्फ करेगा एक फूड वैक्यूल बन जाएगा और ये फूड वैक्यूल के पास में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे और डाइजेशन होगा और बाद में न्यूट्रिशन जो है सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जब एनर्जी का रिक्वायरमेंट है तब बॉडी जो है या अमीबा का सेल जो है वो उसको यूज़ करेगा, और बाद में ये बचा हुआ अनवांटेड मटेरियल जो है वो सेल के बाहर रिमूव आउट कर दिया जाएगा थ्रू सेल सरफेस। कहीं से भी रिमूव आउट कर सकता है अमीबा, पूरे सेल उनके जो सरफेस है बॉडी का उसमें से कहीं से भी अनवांटेड मटेरियल को वो लोग रिमूव कर सकते हैं। अब ये था यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं मल्टी सेल्युलर मतलब ह्यूमन बींग्स के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन मल्टी सेल्युलर में बहुत सारे सेल्स हैं, तो सारे सेल्स एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं हैं, तो इसीलिए मल्टी सेल्युलर्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स, ग्लैंड्स बनाए गए हैं जो इस प्रोसीजर में हेल्प करते हैं। तो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, और ये डायग्राम जो है ये आपको बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप चाहे तो इसको बार बार आप ड्रॉ करें, लेबलिंग भी आपको अच्छे से करना है ताकि आप डायग्राम से ही थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड
that how what I have labeled and what is this diagram. Of course, diagram is about human beings obtaining nutrition, but how? So it starts from mouth, followed by esophagus, stomach, small intestine, large intestine, और दो और ग्लैंड्स हैं जो इस प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, लीवर एंड पेनक्रियाज. नाउ वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम दैट हाउ डाइजेशन इज हैपनिंग इन ह्यूमन बींग्स. सो फर्स्ट इज माउथ. माउथ मतलब अ ट्रांसवर्स स्लिट जो हमें देखने को मिलता है, लिप्स, उसे हम कहते हैं माउथ. ये स्लिट जो है वो ओपन करती है एक हॉलो स्पेस में, काफ़ी लार्ज स्पेस में, और उस स्पेस का नाम है बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी को माउथ कैविटी या ओरल कैविटी भी कह सकते हैं. अब बक्कल कैविटी के अंदर मेजरली 3 चीज़ें पाए गए हैं: टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स. टंग जो है इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, और ये काम क्या करता है? फूड को मूव करता है, फूड को सलाइवा के साथ में मिक्स करता है, और स्पीकिंग, बोलने के लिए हम टंग का यूज़ करते हैं. टीथ, 4 टाइप के टीथ है. इंसीजर्स जो बाइटिंग में हेल्प करते हैं खाने के, कैनाइन्स जो खाने को टियर करने में हेल्प करते हैं, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स जो क्रशिंग या च्यूइंग में हेल्प करते हैं. लास्ट है सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा को सिक्रीट करता है, और सलाइवा का काम क्या है? स्टार्च जो कॉम्प्लेक्स शुगर है, और किस किस में पाया जाता है स्टार्च? पोटैटो, राइस एक्सेट्रा. तो ये स्टार्च को सलाइवा जो है उसमें एक एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, और ये एंजाइम जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा और सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम बक्कल कैविटी इटसेल्फ. नेक्स्ट, खाना जो है वो बक्कल कैविटी में से, मतलब ये था आपका बक्कल कैविटी, यहाँ से खाना जो है वो आ गया है आपके ईसोफेगस में. ईसोफेगस एक पाइप या तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें खाना जो है वो पुश डाउन होता है बाय पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट का मतलब है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स. और यहाँ से अब खाना कहाँ पे पहुँच जाएगा? स्टमक में. तो स्टमक क्या है? जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में, सी शेप्ड का ऑर्गन है, और स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो गैस्ट्रिक जूस बनाता है. और गैस्ट्रिक जूस जो है उसके पास में क्या क्या है? 3 चीज़ें हैं: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, साथ साथ में पेप्सिन को एक्टिवेट भी करेगा, और अगर कोई खाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है उसको किल कर देगा. पेप्सिन का काम क्या है? सबसे पहले ये एक्टिवेट होगा पेप्सिनोजेन में. पेप्सिनोजेन जो है इट गेट्स एक्टिवेटेड इनटू पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ HCl. इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक रिएक्शन लिख देती हूँ जिससे इट विल बी मोर हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड कि कैसे कन्वर्ट हुआ. स्टमक में HCl है, मतलब पूरा एनवायरनमेंट जो है वो कैसा हो गया है? एसिडिक. मतलब pH उसका कैसा हो जाता है? वेरी वेरी लो, अराउंड 2 pH जितना लेस हो जाता है स्टमक में बिकॉज ऑफ रिलीजिंग ऑफ HCl. सो पेप्सिनोजेन जो है वो कन्वर्ट होता है पेप्सिन में इन प्रेजेंस ऑफ HCl. मतलब आई विल जस्ट राइट द इक्वेशन सो दैट इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड. पेप्सिनोजेन एक एंजाइम है, वो HCl की मदद में या HCl की प्रेजेंस में खुद को कन्वर्ट कर देता है इनटू पेप्सिन. और पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना. जैसे ये प्रोटीन है, इसके ऊपर पेप्सिन एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू पेप्टाइड्स.
नेक्स्ट है म्यूकस। म्यूकस जो है वो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, ये जो लाइनिंग है स्टमक की, इसमें से प्रोटेक्शन देगा म्यूकस। किससे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। नेक्स्ट, अब खाना जो है वो स्टमक में से कहाँ पे जा रहा है? यस, टुवर्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका नाम स्मॉल है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी वेरी लार्ज। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में देयर इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि फूड का डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो ऐसा क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में जिससे खाना जो है वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब या कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है? तो उसमें दो चीज़ें हैं, लीवर और पेनक्रियाज। लीवर जो है इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी और ये बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस जो है वो किस में हेल्प करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ये फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं, ठीक है। इसको बाइल जूस जो है वो तोड़ेगा और तोड़ तोड़ के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। क्यों? ताकि इसके ऊपर जब एंजाइम आएगा तो वो इजीली डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो फैट के लार्जर ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है कौन? बाइल जूस। और बाइल जूस बनाता है लीवर, पर उसके नीचे एक छोटा सा ऑर्गन है, वहाँ पे स्टोर होता है और उसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है ये पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है और पेनक्रियाटिक जूस जो है वो फर्दर डाइजेशन में हेल्प करता है। वो कैसे हेल्प करता है वो हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। जैसे प्रोटीन जो है, पेनक्रियाटिक जूस जो है इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी एंजाइम्स। और कौन कौन से एंजाइम्स हैं? प्रोटीन को कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन, उसको पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। फैट जो है उसके लिए है पेनक्रियाटिक लाइपेज, जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा। स्टार्च को कन्वर्ट करने के लिए है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, जो उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे ये हमें जो 3 प्रोडक्ट मिले हैं ये अभी भी सिंपल फॉर्म में नहीं है। हमारी बॉडी तो सिर्फ सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है। तो नाउ इज द रोल ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल। ये जो इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं, ये वॉल में एक जूस सिक्रेट होता है जिसे कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो फाइनली सिंपल फॉर्म बनाएंगे। प्रोटीन्स का सिंपल फॉर्म है अमीनो एसिड, शुगर का ग्लूकोज और फैट्स का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेंगे। अब आगे इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे 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 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम विलाई कहते हैं, और ये विलाई के थ्रू मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। और ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से होता है क्योंकि दे आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका साइज जो है वो वेरी कर सकता है। जैसे हर्बीवोर्स के बारे में बात करें तो उसमें लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है क्योंकि हर्बीवोर्स क्या है? ग्रास ईटर। ग्रास ईटर मतलब सिर्फ हरे पत्तियां खाते हैं, तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, इसीलिए उनका इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्जर होता है। लेकिन कार्निवोर्स जो कि मीट खाते हैं उनका इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू हर्बीवोर्स। अब खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में से कहाँ पे आ गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एट द एंड द सॉलिडिफाइड फीकल वेस्ट विल बी मूविंग टूवर्ड्स रेक्टम एंड थ्रू एनस इट इज रिमूव्ड आउट, और इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। So this is how digestion of food is carried out in human beings. Thank you so much.